तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और क्या क्या सेल है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब किरचॉफ्स लॉ से पहले वाला पार्ट। तो सबसे पहले सेल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है, ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिससे एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है। एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब सेल्स का सिंबल ये है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई भी, कहीं कहीं स्मॉल ई भी यूज करते हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। इसका मतलब ओपन सर्किट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा सेल, उसको हम लोग ईएमएफ कहेंगे, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये चीज दिमाग में रखना है कि जब भी सर्किट ओपन होगा, जब सर्किट ओपन होगा तो उस कंडीशन में, जैसे मान लो कि सिंपली एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है और इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो ईएमएफ ई का वैल्यू देगा वी के इक्वल देगा, ई का वैल्यू वी के इक्वल देगा। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। जब करंट का फ्लो जीरो है सर्किट में, आई का वैल्यू जीरो इन द सर्किट, उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट ड्रॉ करेंगे सर्किट से, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल when a current is being drawn from the cell is called terminal potential difference। इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे मान लो कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है और सोर्स ऑफ ईएमएफ से एक हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। जब ये वायर को कनेक्ट किया तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस हो, तो इस कंडीशन में इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सर्किट, ये क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो ईएमएफ है फॉर ओपन सर्किट, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ये ओपन सर्किट के लिए और ये क्लोज सर्किट के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए, internal resistance of a cell। resistance offered by an electrolyte is called internal resistance। ठीक, अभी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता वेरियस फैक्टर। C कंसंट्रेशन है, L सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, A एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में जो आपने प्लेट को इमर्ज कर रखा उसका एरिया है। अब यहां पर जैसे सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स को आप बढ़ा देते हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। एरिया को आप बढ़ा दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए अभी आजकल हम लोग जो यूज करते हैं ट्यूबुलर बैटरी, जिसका कॉलम बड़ा होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ज्यादा होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट का फ्लो जब हम लोग देखेंगे तो I इज इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बैकअप ज्यादा हम लोगों को मिलता है ट्यूबुलर बैटरी से। क्लियर? तो यहां पर वेरियस पैरामीटर्स, जो जो पैरामीटर पर डिपेंड करता है उस पैरामीटर को लिख दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो क्या क्या है, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, हायर वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ग्रेटर द कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टिविटी को आप बढ़ा दे तो लेसर इज द रेजिस्टेंस होगा। इंटर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड जो भी है, और उसके बाद internal resistance of a cell depends on the nature of the electrodes,
नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पर ये डिपेंड करता है। क्लियर? आगे समझ में यहां तक? नेक्स्ट आ जाए हम लोग सर्किट इक्वेशन। जैसे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, यहां पर ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके साथ इंटर रेजिस्टेंस आर कनेक्ट होगा और इसको एक एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग कैपिटल वी से, जब करंट का फ्लो हो जाता है तो कैपिटल वी से इसके क्रॉस के पोटेंशियल को, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके एक क्रॉस पोटेंशियल को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके क्रॉस पोटेंशियल को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर यदि हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, E इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आई आर हो जाएगा और ये आई इंटू स्मॉल आर। ठीक, अब इससे आप आई का वैल्यू निकालोगे तो आई को कॉमन ले लो तो ये आर प्लस आर हो जाएगा। इसका मतलब टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इसको हम लोग सर्किट इक्वेशन कहते हैं। यही सर्किट इक्वेशन कहलाता है समझ में, जिसमें कि टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, यही इक्वेशन आ गया। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो इसी से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। यहां पर क्या है, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V प्लस V। V को हम लोग क्या लिख देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको हम लोग लिख देंगे IR। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या क्या आ जाएंगे, बोलो क्या क्या कंडीशन फाइंड कर सकते हो आप। V इज इक्वल टू E माइनस IR है, तो पहला कंडीशन हो जाएगा कि सर्किट ओपन हो, तो I का वैल्यू 0। I का वैल्यू 0 पुट करोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ ईएमएफ के इक्वल, या भी जस्ट बताया ओपन सर्किट के केस में यही आ रहा था। जो ईएमएफ का रीडिंग था वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। दूसरा कंडीशन, जब आप इस सोर्स से करंट ले रहे हो, इसका मतलब करंट पॉजिटिव है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब सर्किट में करंट का फ्लो है। इसका मतलब यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ ईएमएफ से स्मॉलर हो जाएगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगा, करंट को रिवर्स कर दे, मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में क्या आ जाएगा, करंट निगेटिव, तो E प्लस IR टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ये तीन कंडीशंस में कोई भी कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ ईएमएफ से कम है, किस कंडीशन में इक्वल है, किस कंडीशन में लार्जर है। तो तीनों कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। यही है, V का वैल्यू क्या आ गया, E माइनस IR। ठीक, अब इससे हम लोग सारे कंडीशंस को चेक कर लें। तो पहला कंडीशन हमारा क्या था, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए V इज इक्वल टू E। ठीक, सेकेंड कंडीशन था I इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, E माइनस IR, तो V लेस देन E। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या आ गया, I नेगेटिव ड्यूरिंग चार्जिंग, तो V इज इक्वल टू E प्लस IR। आगे समझ में, तीनों कंडीशन याद रहना चाहिए। अब आ जाए इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R। कैसे, हम लोगों ने जो फाइंड किया है I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, या सिंपली V इज इक्वल टू IR लिखते हैं। I को लिख देंगे E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई आर होगा। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू ई माइनस वी इन टू आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई वी माइनस वन इन टू आर। इंटर रेजिस्टेंस का वैल्यू ये आ गया। बोलो क्लियर। तब आपके नोट्स में ये ऐसा ही लिखा हुआ है ना, कहीं दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाए सेल्स सीरीज में। जब सीरीज में कंबाइंड है तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आ रहे सेल्स इन सीरीज। इसका एक इफेक्टिव पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते, अब उसके बाद जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो यूज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई वन, और करंट का फ्लो दोनों कंडीशन में आई है, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो ई वन माइनस आई आर वन हो जाएगा। ये आ गया वी ए बी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रॉस ए बी। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रॉस बी सी आ जाए, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। अब दोनों को आप ऐड कर दो तो वी वी कैंसिल हो जाए, तो ये आ गया वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। अब इसमें से आई कॉमन ले लो तो आर वन प्लस आर टू हो गया। अब इसको हम लोग ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट सर्किट से कंपेयर करें। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इससे कंपेयर करें तो इट इज कंपेयर्ड विद इक्विवेलेंट सर्किट कह सकते हैं। तो वी ए माइनस वी सी इससे क्या दे देगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। दोनों को कंपेयर करो तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई वन प्लस ई टू आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे। ठीक, अब एक कंडीशन ये आ गया, अब यदि सेल्स हमारा सीरीज पे है और टर्मिनल इंटरचेंज हो जाए, नेक्स्ट कंडीशन ऐसा आ जाए, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 टर्मिनल यहां पर ए हो गया, और इसके साथ ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ऐसे ज्वाइन है। यहां बीच में कहीं टर्मिनल B हो गया, यहां कहीं टर्मिनल C हो गया, मतलब यहां पर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इसी इक्वेशन में ऑलरेडी जो हम लोगों ने लिखा, पहले वाले में क्या आ जाएगा, E1, और दूसरे वाले में E2 नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से ये नेगेटिव, तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर? और सारे इक्वेशन वैसे ही रह जाएंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे ही लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट ऐसे ही लिखेंगे, तो ये रिजल्ट हमारा क्या दे देगा, E1 माइनस E2। तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या आ जाएगा इस कंडीशन में, E1 माइनस E2। कंक्लूजन क्या निकला, जैसे मान लो कि सपोज किसी सर्किट में इस तरह से 6 वोल्ट और ये 8 वोल्ट है, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना आ जाएगा, दोनों का सम कर देंगे 14 वोल्ट। और ऐसा कंडीशन आ जाए कि यहां पर ये 8 वोल्ट दोनों टर्मिनल एक साथ है, 8 वोल्ट 6 वोल्ट, तो ईएमएफ जब हम निकालेंगे तो 8 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इट बिकम्स 2 वोल्ट। बोलो क्लियर? 100%? यस जी, आ रहा है समझ में? तो ये हमारा पहला कंडीशन का इफेक्टिव ईएमएफ आ गया E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। ठीक, दूसरे कंडीशन में देखो हम लोगों ने ईएमएफ को इंटरचेंज कहने का मतलब यहां पर, हाँ ये बाय मिस्टेक यहाँ E2 हाँ ऊपर वाले में भी चेंज होगा, वो
थोड़ा सा एरर है, यहां पर E2 होगा, यहां भी E2 होगा, और ये वाले टर्मिनल में यहां पर ये बाय मिस्टेक हो गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इधर वाला निगेटिव होगा। ठीक है, उसको हमने रिमूव कर दिया, जो एरर था वो रिमूव कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट, इस वाले का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, और इसका R इक्विवेलेंट उतना ही रह जाएगा, R1 प्लस R2। चलो क्लियर, आ गया समझ में? तो ये इक्विवेलेंट, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, E1 माइनस E2, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। अब सीरीज में आइडेंटिकल ईएमएफ है, बहुत सारे ईएमएफ आइडेंटिकली कनेक्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सारा इफेक्टिव ईएमएफ जब ऐड करेंगे तो E प्लस E अप टू N टाइम्स, तो NE हो जाएगा। ठीक, करंट का फ्लो हुआ तो NE आ जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R प्लस R अप टू N टाइम्स, तो NR। ठीक, तो इससे हमारा टोटल करंट का वैल्यू ये आएगा। रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा E है, तो टोटल ईएमएफ जब आप निकालोगे तो टोटल ईएमएफ सबका सम E प्लस अप टू N टाइम्स। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? NE आ जाएगा। ठीक, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में क्या आ जाएगा? R प्लस R अप टू N टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा? NR बन गया। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ ये हो गया और टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया, वही यहां पर रिजल्ट निकाला। अब ये कंडीशन आपको दिमाग में बिठा लेना है कि NR मच लार्जर देन R। तो इस कंडीशन में R को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? NE बाई NR, इट इज इक्वल टू E बाई R। दूसरा कंडीशन क्या निकालेंगे? R मच ग्रेटर देन NR। तो उस कंडीशन में NR को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? NE बाई R। ये सारी कंडीशंस आपको दिमाग में रखना। तो ये रिजल्ट है हमारा, देख लो, यही कंडीशन है, I इज इक्वल टू E बाई R, और दूसरे कंडीशन में I इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ E बाई R। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में? कहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अब आ जाए, नेक्स्ट है सेल्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में इस तरह से है, इक्विवेलेंट नहीं होगा, फिर वही बार बार वो मिस्टेक हो गया कुछ, ये सब आप लोग ठीक कर लोगे भाई। ठीक है ना, ये E1 होगा और ये E2 होगा। ठीक, यहां पर ये R1 होगा और ये R2 होगा। ठीक, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या करोगे, चलिए। अब यहां पर करंट I का फ्लो हो जाएगा, इससे जो I1 का फ्लो है इससे I2 का फ्लो है। इसका मतलब टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब इसका डेरिवेशन हमारे एग्जाम में आता है, इसलिए डेराइव करने के लिए सीखना पड़ेगा, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना लेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट E इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, ये टर्मिनल हमारा A, ये टर्मिनल हमारा C। ठीक, तो सबसे पहले आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? E1 माइनस I1 R1 लिख देंगे। ठीक, अब इससे हम लोग I1 का वैल्यू निकालेंगे, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस VAC कर देंगे। इससे I1 का वैल्यू हो जाएगा E1 बाई R1 माइनस VAC बाई R1। इसी तरह से दूसरे
सर्किट के लिए हम लोग I2 निकाल लेंगे। तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E2/R2 माइनस VAC/R2। बोलो ठीक है यहां तक। अब दोनों करंट I इज इक्वल टू क्या भाई, I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 तो E1/R1 माइनस VAC/R1 प्लस E2/R2 माइनस VAC/R2। अब ये आ गया E1/R1 प्लस E2/R2 लिख दिया। अब इस वाले में VAC कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। हम लोगों को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड ले आए। VAC इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू, ये बन गया E1R2 प्लस E2R1 डिवाइड बाई R1R2 माइनस I हो गया। यहां तक ठीक है 100%। अब ये क्वांटिटी इधर से डिवाइड हुआ, इसका मतलब VAC यदि हम लोग इसको एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1R2 माइनस I हो गया। अब ये R1R2 कैंसिल हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, VAC इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये बन गया I R1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बोलो यस नो, आ गया समझ में। और इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सर्किट से हम लोग कंपेयर कर ले, माइनस IR इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट का वैल्यू जल्दी से बता दो, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बोलो क्लियर 100%। तो रिजल्ट भी हम लोग चेक कर लें, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, रिजल्ट भी हम लोग का यही आ रहा है। ठीक, अब पैरेलल में हम लोग आ जाए, जब EMF आइडेंटिकल है, तो बहुत सारे EMF आइडेंटिकल पैरेलल में ज्वाइन है। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से यदि हम लोग निकाले तो ये वैल्यू आता। कैसे आता भाई, यहां पर पैरेलल में सारे इफेक्टिव, यदि हम EMF निकाले तो पैरेलल में EMF सेम होता है, तो E आ गया। अब रेजिस्टेंस यहां पर पैरेलल में R 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R मीन्स R/N दे देगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये सीरीज में कनेक्ट होगा, तो ये बन जाएगा NE डिवाइड बाई NR प्लस R। यही रिजल्ट आया। अब इसमें कंडीशन आप निकाल लो, NR मच लार्जर देन R, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, NE डिवाइड बाई R। दूसरा है NR या स्मॉल r मच लेजर देन NR, तो NR को नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NE बाई, जस्ट ए मिनट, हाँ ऊपर वाला गलती हो गया, ठीक कर दे रहे, कोई बात नहीं, रिपीट कर दे रहे सबसे अच्छा। I इज इक्वल टू, पहले वाले कंडीशन में हम लोग ले रहे हैं कि NR मच लार्जर देन R, तो R को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे तो I इज इक्वल टू E बाई R आ जाए। दूसरे कंडीशन में R मच लार्जर देन NR, तो NR वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे तो I इज इक्वल टू NE बाई R आ जाए। आ गया समझ में। तो ये दोनों कंडीशन है आपके सामने।
अब आ जाए नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड है। अब इसमें क्या हो गया, ई प्लस ई प्लस ई, मान लो इसमें रोज दे रखे एम और एन सेल्स हो गए, तो इस कंडीशन में इफेक्टिव ईएमएफ कितना आ जाएगा? इफेक्टिव ईएमएफ आ जाओ तो एन ई हो गया और ये पैरेलल में ज्वाइन हो गया। इसका मतलब ये आपका एन ई बन गया। ठीक, अब उसके बाद आ जाए ये सारे बन गए एन आर। अब ये एन आर बहुत सारे कॉलम्स बन गए, तो क्या बन जाएगा? एम से डिवाइड। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल के साथ ज्वाइन हो गया। तो I इज इक्वल टू क्या बन गया? एम एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर, ये आ गया। अब कहता कि किस कंडीशन में करंट मैक्सिमाइज होगा। यदि ऐसा कहता है तो आप इसको एक्सपैंड कर देंगे। इसको रिजल्ट किस फॉर्म में लिख सकते हो? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म यदि आप, या ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस रूट एम आर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। बोलो यस नो? तो रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट एन आर इंटू रूट एम आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी आ गया, तो ये क्वांटिटी यदि मिनिमाइज होगा तो करंट मैक्सिमाइज, तो मिनिमाइज करने के लिए हम इसको 0 पुट कर दें। तो 0 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगा, रूट एन आर इज इक्वल टू रूट एम आर। रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया रिजल्ट? एन आर इज इक्वल टू एम आर। इस कंडीशन में करंट विल बी मैक्सिमाइज। तो ये कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि किस समय करंट मैक्सिमम होगा। तो ये सारे कंडीशंस को याद रखना, बिल्कुल आ सकता है। मिक्स ग्रुप है, बिल्कुल हम सब चीज को देख करके ही बता रहे हैं। यही इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आपका, और फाइनली हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला, और इसके बाद सिंप्लीफाई करके ही कंडीशन आ गया, आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। बोलो क्लियर? 100%? आर्यन, तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं, तुम जैसा सोच रहे थे वैसे ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीबीएसई से शायद हटा दिया गया, बिहार बोर्ड में तो है ही। हाँ, तो जो ग्रुप आपने कैपेसिटर वाले केस में पढ़ रखा उसी को आप रिकैप करेंगे। ठीक, और इसको कुछ ऐड कर दिया है सिंपली। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस फाइंड करना है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके क्रॉस एक सप्लाई को कनेक्ट कर दें। तो इसके क्रॉस जब सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो ये ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट हो गया। अब जो रेजिस्टेंस बचेगा वो आपका ये 10 ओम हो गया, ये लिख दिया। ये यहां से कट, यहां से कट, तो ये तीनों रेजिस्टेंस क्या चीज में आ गए? सीरीज में आ गए। ऊपर 10 ओम, बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जाम में बना लेंगे, और नीचे 10 ओम 10 ओम, सीरीज में 3 रेजिस्टेंस 30 ओम। उसके बाद फाइनली बी टर्मिनल के पास कितना है? 10 ओम, तो ये 10 ओम हो गया। ये टर्मिनल आपका बी है, ये टर्मिनल आपका ए है। अब ये 30 और 10 दोनों क्या चीज में आ गए? पैरेलल में आ गए। जल्दी से बता दो कितने आ गए? 10 और 30 पैरेलल में R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
तो कितने आ गए जल्दी से बताओ। 30/4। ठीक, ठीक है, 7.5 ओम। और फिर ये 10 ओम। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 27.5 ओम। सिंपल है। तो 27.5 ओम ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए रेजिस्टेंस से क्रॉस ए बी ये फाइंड करना है। अब ये ऑलरेडी ऐसा हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक टर्मिनल सी एज्यूम कर लेंगे, एक टर्मिनल डी एज्यूम कर लेंगे, लेफ्ट में ए को ड्रॉ कर देंगे, राइट में बी को, और ऊपर एक टर्मिनल सी ले लेंगे, नीचे एक टर्मिनल डी ले लेंगे। ए और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस ज्वाइन है, तो इसको ज्वाइन कर दिया R ओम। ए और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस ज्वाइन है, तो ए डी के बीच में ये रेजिस्टेंस ज्वाइन हो गया। सी और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस ज्वाइन है, तो सी और डी के बीच में R ओम हो गया। फिर बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में आ जाइए R ओम। ठीक है यहां तक। और बच गया सी और बी के बीच, सी और बी के बीच में R ओम। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोपोर्शन में P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, तो बीच वाले आर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये कंडीशन आ गया। तो ये आगे R ओम, ये भी R ओम, ये भी R ओम, ये R ओम। ए बी ऊपर वाला दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, ये भी सीरीज में। ऐसे ही आप एग्जाम में भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया R बाई 2 ओम, ये भी आ गया आपका R बाई 2 ओम, और ये टर्मिनल आपका ए, ये टर्मिनल बी। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी R बाई 2 प्लस R बाई 2, जस्ट ए मिनट, सॉरी ये 2R होगा। आप लोग भी कैपेसिटर अभी जस्ट बनाया है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये 2R, ये भी 2R, तो 2R पैरेलल में, तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा R ओम। तो इफेक्टिव R ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसा है, तो ये ऑलरेडी हम लोग कॉमन पोटेंशियल के केस में पढ़ चुके हैं। तो कॉमन पोटेंशियल के केस में हम लोगों ने देखा था कि जब तक कि कोई डिवाइस नहीं आता है तब तक उसका पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, यहां पर ये बाय मिस्टेक ये यहां पर भी एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, वो रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आंसर चेंज कर देगा, कोई बात नहीं, बिना रेजिस्टेंस के सॉल्व नहीं होगा, तो फिर ये 0 वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर कुछ भी ले लो, 2 ओम ले लो, मान लो 2 ओम ही लिया था, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर ये ए टर्मिनल हो जाएगा, ये भी ए टर्मिनल। अब डिवाइस आ गया इसलिए अब चेंज हो गया। फिर बी यहां तक रहा, डिवाइस आ गया। अब इसके बीच में जो जंक्शन है उसका नाम जे ले लेते हैं। अब लेफ्ट में हमारे पास ए टर्मिनल, बीच में जंक्शन है, तो रेजिस्टेंस के बाद होगा। अब जो भी रेजिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे, तो ए और जे के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ले लिया, यही ले लिया 6 ओम। फिर जे से बी के बीच में 8 ओम, जे से बी के बीच में 8 ओम, ये ले लिया, ये भी हो गया। अब ए से जे 3 ओम है, ए से जे 3 ओम है, ये ले लिया। फिर आ जाए ए से जे, और भी कोई बचा नहीं। अब ए से बी हमारा 2 ओम बचा, तो ए से बी में 2 ओम को कनेक्ट कर दिया, ये बी टर्मिनल है। ठीक, अब ये 6 और 3 पैरेलल में 18/9 2 ओम,
तो ऊपर 2 ओम हो गए और ये 8 ओम हो गया और नीचे आ गया 2 ओम। तो ये ए और बी, ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम, नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। ए बी टर्मिनल ऑब्वियसली R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 20 बाई 22 10 बाई 11। अच्छा हाँ ठीक, R1 R2 ठीक है, ठीक ठीक, आज नम्रता फॉर्म में। हाँ तो ये 20 बाई 12 ओम। चल गुड। तो आंसर चेंज कर जाएगा, कोई बात नहीं, वो गलत है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे सर्किट में क्या कंडीशन है। तो ये वाले टर्मिनल को, यहां पर कुछ भी टर्मिनल आप एज्यूम कर ले। तो पहले ये दोनों रेजिस्टेंस किस फॉर्म में, पैरेलल में, R/2। यहां कोई जंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये सारा इफेक्टिव वैल्यू ऐसे दे दिया R/2। ये जंक्शन को ऐसे ही रहने दिया, फिर इन दोनों को पैरेलल में कर दिया, तो ये क्या आ गया R/2 आ गया। और ये सारे पैरेलल में R/2 हो गया। लेफ्ट में ए टर्मिनल, राइट में, अच्छा P है तो P ले लेते हैं, और ये Q है, तो ये दोनों सीरीज में आ गया तो R ओम दे दिया। और ये पैरेलल में हो गया R/2, लेफ्ट टर्मिनल A और ये B, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी R इंटू R/2 डिवाइड बाई R प्लस R/2। तो कितना आ जाएगा R/3। चलिए R/3, इन्हीं लोग की बात मान ली जाए तो R/3 हमारा आंसर होना चाहिए। R/3 है, चलिए सही है। अब आ जाए हम लोग, नेक्स्ट है कि सर्किट एनालिसिस में जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आ रहे हैं, एक मिनट। अब सीरीज में तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सीरीज में। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले पहला स्टेप 1 R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरा स्टेप मेन करंट निकालेंगे, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो V बाई RS। स्टेप 3 में हम लोग इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कांस्टेंट है सीरीज में IR1, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR3, और टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू समेशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, ये सीरीज का हो गया। इसी तरह से यदि हम पैरेलल में जाएंगे तो पैरेलल में भी हम लोग देखेंगे कि जैसे इस वाले पार्ट में करंट I1, इसमें I2, इसमें I3 है। ठीक, तो I1 प्लस I1 I2 I3 है, तो यहां भी वही स्टेप लेंगे। स्टेप 1 में पहले हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लेंगे पैरेलल में। दूसरा स्टेप में करंट निकाल लेंगे, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। तीसरे स्टेप में इसके अलोंग करंट I1 का फ्लो होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो V बाई R1। फिर दूसरे वाले के लिए V बाई R2, तीसरे वाले के लिए V बाई R3, और फोर्थ स्टेप में टोटल करंट जो भी निकालेंगे वो इनका सम होना। अब पैरेलल में एक और हमने आपको पहले भी बता रखा था, एक ट्रिक है कि जब भी हम लोगों को यदि मेन करंट सप्लाई है और इसके अलोंग हमको I1 निकालना है, इसके अलोंग I2 निकालना है, सिर्फ I दे रखा है, तो हमने आपको सिखा रखा था कि यदि I1 निकालना है तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों का सम। यही डायरेक्टली ऐसे रीजन हमने लिख दिया है। तो I1 जब निकालना है तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस Q डिवाइड बाई दोनों का सम इनटू मेन करंट। I2 निकालना है तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट। ठीक, अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ वो ईयर हमने लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है, यहां पर थोड़ा हम इसके ऊपर ले आए। पहला क्वेश्चन कहता है कि 10 वोल्ट सप्लाई है, 30 ओम और 200 वोल्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। बहुत इजी है,
जल्दी से ये वर्बल सॉल्व हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ देखो यहां पर क्या है भाई, गौर से देखो, दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्ट है, दोनों टर्मिनल का सेम होगा तो ईएमएफ माइनस कर देंगे। तो 200 माइनस 10 190 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस 190 डिवाइड बाई 38 कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। आगे सीधा वर्बल सॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज थ्रू 12 ओम। करंट दे रखा है तो सबसे पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, 8 और 8 पैरेलल में, तो 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम। इसका मतलब 2 और 4 ऊपर वाला रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम आ गया और नीचे वाला हमारा 12 ओम आ गया। ठीक, और करंट कितना सप्लाई है 12 ओम। अब हमको इसमें सपोज I1 निकालना है, तो I1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 18 इंटू मेन करेंट। कितने आगे बोलो, 144 बाई 18 कितने आ जाएंगे 8 एम्पियर। इसी तरह से यदि हम I2 निकालना चाहे, I2 इसमें निकालना चाहे तो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल 18 इंटू मेन करंट कितने आगे 4 एम्पियर। इसका मतलब दोनों का सम 12 एम्पियर के बराबर है, हमने सही बनाया। ठीक, उसके बाद कहता है वोल्टेज थ्रू एक 12 ओम। इसमें कितना करंट का सप्लाई हो गया, इसमें कितना करंट का सप्लाई हो गया जल्दी से बता दो। I2, इसमें I2 का है सप्लाई कितने आगे, अरे बोलो ना, 4 एम्पियर आ गया। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V बराबर IR। तो कितने आ गए 48 वोल्ट डायरेक्टली। आंसर वेरीफाई कर लें, आ गया 4 एम्पियर और 48 वोल्ट। चलिए, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू फाइंड करना है। 8 एम्पियर करंट का फ्लो दिखा रखा है, जल्दी से बता दो कैसे निकालेंगे इसको। सिंपली यहां देख लो, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। 8 एम्पियर मेन सप्लाई से है और टोटल ईएमएफ कितने 100 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में आ गया 5 प्लस R। सिंपली कितने आ गए बोलो 40 प्लस 8R इज इक्वल टू 100। 8R इज इक्वल टू 60, R इज इक्वल टू कितने आ गए 15/2 7.5 ओम। जस्ट a minute, आ गया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, एक मिनट। हाँ, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी। बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। फिर वैसे ही जल्दी से बता दे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्विक जल्दी से बताओ। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम, तो रेजिस्टेंस इफेक्टिव आ गया 2 ओम। मेन करेंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर का फ्लो हो गया। अब इस वाले पार्ट में I1 मान लेते, इस वाले पार्ट में I2। अब I का वैल्यू मिला है तो I1 निकाल ले, तो I1 अपोजिट आर्म कितने आ गए 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितने आ गए 2 इंटू मेन करेंट। मेन करेंट कितना है 1 एम्पियर। एक मिनट 6 है और ये कितने आ गए 6 और प्लस 3 9 ना, तो तुम लोग 2 बोले, अच्छा अपने आप लिख दिया हमने, चलो कोई बात नहीं। तो कितने आ गए ये 2/3 एम्पियर। चलो I2 का वैल्यू बता दो जल्दी से। I2 3 अपोजिट आर्म डिवाइड बाई 9 इंटू मेन करेंट कितने आ गए 1/3 एम्पियर।
दोनों का सम 1 एम्पियर के इक्वल है, बिल्कुल सही। अब आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, तो वी ए माइनस वी बी, जल्दी से बताओ कितना आ गया, I1 इंटू आर, तो I1 कितना है 2/3 इंटू 1, 2/3 वोल्ट हो गया। ठीक, उसी तरह से आ जाओ वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी I2 का वैल्यू कितना है 1/3, 1/3 इंटू 2, 2/3 वोल्ट, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, इसलिए VB और VD। तो VB यदि आपको निकालना है, तो VB का वैल्यू यदि आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली 0 आएगा, इंडिविजुअल नहीं कहा है। ठीक, इसका आंसर 0 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें क्या करेंगे जल्दी से बताओ। इस वाले पार्ट में जब हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर दे रहा है, तो जब ब्लॉक कर देगा तो सर्किट ऐसा बनेगा, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ऐसा सर्किट बन जाएगा, और ये 15 ओम वोल्ट, ये 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। ठीक, ये टर्मिनल ए। अब बताओ ये दोनों क्या चीज में आ गए, सीरीज में, तो 6 और ये 3, 18/9, 2 और 3 5, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। ईएमएफ कितना है 15 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना है 15/5, 3 एम्पियर करंट का फ्लो हो गया। अब हम लोगों को फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, तो आ गया करंट इन द आर्म एडी, इस वाले पार्ट में, इसमें कितना करंट का फ्लो है, तो I फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, तो इसके जस्ट अपोजिट आर्म कितने हैं भाई, अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाई कितने आ गए, जल्दी से बता दो, 9 इंटू मेन करंट, इंटू मेन करंट 3 एम्पियर, कितने आ गए 18/9 मींस 2 एम्पियर। चलो आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। यहां भी कैपेसिटर ब्लॉक कर रहा है, तो कैपेसिटर वाले पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो इस सर्किट क्या बन जाएगा, ऊपर 2 ओम, नीचे 3 ओम। ठीक, उसके बाद यहां पर 4 वोल्ट और ये 2.8 ओम, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। अब बताइए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितने आ गए, ये 6/5 ना हो गया, कितने आ गए 1.2 ओम, 1.2 और 2.8 कितना आ गया रेजिस्टेंस 4 ओम। तो करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 एम्पियर का फ्लो। अब क्या कहता है करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम, इसमें कितने का फ्लो है, तो 1 एम्पियर यहां से सप्लाई हो गया। अब इस वाले पार्ट में I1 मान लेते हैं, तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई अब टोटल सम इनटू मेन करंट, कितने आ गए 0.6 एम्पियर। और क्या पूछा है, बस इतना ही पूछा है। चलिए काम खत्म हो गया इसका, आ गया 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी। निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ये होमवर्क हो गया। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.2 वोल्ट, बना करके रखिएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ 4th पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।